Good morning, friends. Welcome to Prelims Booster session. So, before starting this session, I have to make some announcement. Uh, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हम ये प्रीलिम्स बूस्टर का सेशन रखते हैं तो इसमें मैं अभी हम क्या करते हैं कि पहले मैं इसको हिंदी में एक टॉपिक को आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में सेम टॉपिक को समझाता हूँ। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ऑफ कोर्स थोड़ा इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है। वो कह रहे हैं कि पहले आप सारे टॉपिक्स को सिर्फ हिंदी में समझा दिया करो, उसके बाद फिर आप बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं उसको इंग्लिश में समझाया करो। बट ये जानबूझकर मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये अनफेयर हो जाएगा जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं। उनको क्या होगा कि उनको पहले सिर्फ हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स को सबको जो हिंदी में पूरे वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, और फिर उनको जो है इंग्लिश जो मैं जो बेस्ट पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको जो वो तभी सिर्फ उसको सुन पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि दोनों को कम वेट करना पड़े। पहले मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ फिर मैं उसको इंग्लिश में कराता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं हिंदी में कराता हूँ, नेक्स्ट उसके बाद जो है मैं इंग्लिश में कराता हूँ। और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोऑपरेशन जो है वो बहुत चाहिए होगा। तो आप सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट्स को अपने जो है वो आगे मत रखिए, कोऑपरेटिव रहिए। सबके लिए है बाइलिंगुअल, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सबको जो है समझ आ जाए। वरना हम चाहते तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जो हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है वो सिर्फ अगर अपने बारे में सोचने लगेगा तो देश नहीं चल पाएगा। सबके साथ ही, सबको साथ लेकर ही चलना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जो है मैं दोनों के इंटरेस्ट को साथ साथ लेकर चलता हूँ, ठीक है। सो पहले मैं हिंदी का मैं आपको समझा देता हूँ सेडिशन लॉ है क्या, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है कि तेलुगु के चैनल्स हैं, कुछ तेलुगु चैनल्स हैं, उनके ऊपर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सेडिशन लॉ लगा दिया था। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया है, और जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को ये बोला है कि आपने कोविड पैंडमिक की रिपोर्ट करते हुए जो तेलुगु चैनल्स हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स, उनके ऊपर आपने जो है वो जो सेडिशन लगाया है वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अब टाइम आ गया है कि हमको सेडिशन की जो लिमिट्स हैं उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत टाइम से न्यूज़ में चलता है, सेडिशन के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, सेडिशन जो है हमेशा डिस्कशन में रहता है। तो देखते हैं सेडिशन लॉ होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने देखो इसको अलग कलर में भी इसीलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है। सेडिशन का मतलब क्या होता है कि आप हेट्रेड या आप एक तरह से दुश्मनी या आप नफरत अगर फैला रहे हैं गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। गवर्नमेंट जो है कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई हेट्रेड पहुंचा रहे हैं, फैला रहे हैं या नफरत फैला रहे हैं, तब उसे सेडिशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, नेशन नहीं लिखा, ठीक है। देश के खिलाफ जो है अगर आप नफरत फैला रहे हैं वो नहीं लिखा है, इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर आप उसके खिलाफ कोई हेट्रेड या कंटेम्प्ट फैला रहे हैं तो ये सेडिशन लॉ आपके ऊपर लग सकता है कि आप जो है वहाँ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको आप उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप जो है वो देशद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देशद्रोह का मतलब देश से नहीं स्टेट से है। स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब लीगल चैलेंजेस क्या हैं। 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि जो ये सेडिशन लॉ है ये बिल्कुल फेयर है, इसका होना ज़रूरी है। आपकी बोलने की आज़ादी है आर्टिकल 19 के अंदर, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ जो है वो सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी उस टाइम पर कि हर इंसान जो है उसको बोलने की आज़ादी है, गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने की भी आज़ादी है, लेकिन अगर वो लोगों को इंसाइट कर रहा है, उकसा रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस करो, तब सेडिशन का लॉ उसके ऊपर लग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के केस में। उसके बाद बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी एक केस है, जिसमें क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो थी, उनकी असैसिनेशन के बाद उनको जब उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद कुछ लोगों ने 3-4 जो मेन थे पंजाब में, उन्होंने जो है स्लोगन्स रेज किए थे अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तब भी जो है जो पंजाब गवर्नमेंट है उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोगों के स्लोगनियरिंग करने से किसी एक इंडिविजुअल लीडर के खिलाफ जो है वो सेडिशन नहीं हो सकता,
जब तक वो लोग जो है किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड या डिसअफेक्शन जो है वो नहीं इंसाइट कर रहे, तब तक हम इसको सेडिशन नहीं मान सकते। अब इसी जजमेंट के बाद जो है स्टेट ऑफ पंजाब ने गाइडलाइंस इशू की, जिसमें उन्होंने कहा कि 124A जो सेक्शन 124A जो सेडिशन है, उसको लगाते टाइम जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो पुलिस है, वो क्या क्या ध्यान रखे। सबसे पहले तो उसको ये देखना है, जब पुलिस अगर किसी के खिलाफ भी सेडिशन लॉ लगाना चाहती है तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा पुलिस को कि क्या ये जिसके ऊपर हम सेडिशन लगा रहे हैं उसके जो शब्द हैं या उसके एक्शन हैं, उससे क्या पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्या उससे जो है स्टेट के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस की बात की जा रही है। अगर हाँ, तभी सेडिशन का जो है वो लॉ लगाया जा सकता है। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो सेडिशन नहीं है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को, इवन आप अब ये भी कह सकते हो कि लॉफुल तरीके से, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को बदलना, वो भी सेडिशन नहीं है। लेकिन अगर सरकार को उखाड़ फेंकने की, तख्ता पलट की बात कर रहे हो, तब वो जो है वो सेडिशन हो जाता है। ठीक है। अब जो है स्टेट गाइडलाइंस में स्टेट ऑफ पंजाब ने ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर है उसकी एडवाइस या जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एडवाइस ले लेनी चाहिए कोई भी सेडिशन का केस लगाने से पहले, कि क्या ये जो हम सेडिशन का लॉ लगाने लगे हैं इस पर्सन के खिलाफ, क्या ये सेडिशन का लॉ इस टाइम पर ये क्या इसने ऐसा ऑफेंस किया है कि हम इसको सेडिशन का लॉ लगा सके। ठीक है। तो ये गाइडलाइंस जो है वो पंजाब स्टेट ने, बलवंत सिंह जो केस था, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है ये स्टेट गाइडलाइंस इशू की थी। ठीक है। अब इसका मिसयूज बहुत किया गया सेडिशन लॉ का। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा है 2019 का कि 96 लोगों के ऊपर जो है, 96 लोगों को जो है सेडिशन के नाम पर अरेस्ट किया गया, जिसमें से 76 लोगों के ऊपर सिर्फ चार्जशीट हुई, 2 की कन्विक्शन हुई और 29 जो हैं वो छूट कर बरी होकर चले गए। तो मतलब सिर्फ 2 ही जो हैं उनके ऊपर जो है वो सेडिशन लॉ लग सकता था, जबकि 96 लोगों के ऊपर जो है सेडिशन लॉ लगाया गया। ठीक है। अब अपोज क्यों किया जाता है सेडिशन लॉ को? ये कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ जो भी क्रिटिसिज्म होता है उसको साइलेंस करने के लिए जो सरकारें हैं वो सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करती हैं। सिटीजन्स अगर सिर्फ गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज के खिलाफ कुछ आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोह कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ डेमोक्रेसी में आवाज उठा सकते हैं। ठीक है। तो अब किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर आप कुछ आवाज उठा रहे हो, किसी मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, चीफ मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोह कर रहे हो। ठीक है। ये आपका राइट है डेमोक्रेसी में, लेकिन उसकी भी एक सीमाएं होती हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या रिस्पॉन्स है? गवर्नमेंट क्या कहती है कि सेडिशन लॉ को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पे नॉन कमिटल है। वो ये नहीं कहते कि इसको हटाना चाहिए, ना वो ये कहते हैं कि इसको हटाना चाहिए, वो इसके बारे में कमिटमेंट नहीं दिखाते। जुलाई 2019 में उन्होंने ये भी बोला कि हमारा पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि हम इस लॉ को हटाना चाहते हैं। ठीक है। तो मतलब एक तरह से वो पलड़ा झाड़ रहे हैं, वो इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। वो ना तो ये इसको हटाना चाहते हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि हम इसको रखना चाहते हैं। ठीक है। वो नॉन कमिटल है इसके ऊपर। सो नाउ वी विल सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. There has been a case in Supreme Court against Andhra Pradesh government because Andhra Pradesh government has lodged sedition case against 2 Telugu channels for their reportage in COVID pandemic situation in the state. Okay, so Supreme Court has quashed that FIR or that uh, investigation, and it has also said that it is important that we should define the limits of sedition now. Okay, because sedition case has been uh, received by Supreme Court. That's why Supreme Court is saying that it is now the time that we should define what is sedition. Okay, so what is basically sedition? Section 124A of IPC is sedition law. So when you read this is the actual definition of section 124A IPC. So what does it say? That if you try to bring hatred or contempt against the government established by law in India. Now this government can either be a state government or the government of India. It is not talking about nation. It is talking about the governments which have been elected, which have been duly elected. If you are bringing hatred or contempt against against the government, then it is viable for the for that concerned government that they can
lodge an FIR against you for sedition. Okay, so what are the legal challenges? In 1962, the Supreme Court upheld the sedition law in Kedarnath Singh versus State of Bihar, because it said that, of course, you have Article 19, you have freedom of speech, but that right is not absolute. There are certain reasonable restrictions because this right is not absolute. Every citizen has the right to write or say something against the government, to criticize the government, but it does not mean that you start inciting violence against the government. If you are inciting violence against the government, if you are creating a law and order situation, public disorder, then it is important for that government to invoke sedition law against you. Okay, so these were the guidelines that Supreme Court's Constitution Bench gave in 1962. Later on, in Balwant Singh versus State of Punjab, the case was about three men raising slogans against, in favor of basically Prime Minister Indira Gandhi's assassination. So, to combat that situation, the State of Punjab invoked sedition law against these three individuals. And in that case, Supreme Court observed that casual raising of slogans by certain individuals do not amount to sedition, because they are not attempting to incite or excite hatred or disaffection against the government. They are just criticizing or just making slogans against a certain individual who may have been a head of the state, but they are not inciting violence against the government. So again, after this judgment, this Balwant Singh versus State of Punjab judgment, the State of Punjab issued some guidelines for their government machinery, that when regarding the situation where their individuals or their personnel can invoke sedition law against people. So what were these guidelines? This guideline said that you can only lodge an FIR or a complaint against an individual in the name of sedition only if he or she is inciting violence against the government, or he or she is creating a situation of public disorder, or there is an apprehension to the government to the government machinery that this person's words or written words, they can create a public disorder situation. Only then the government can move ahead, or the police can move ahead to launch uh, an FIR against that individual in the name of sedition. Okay, so they also said that just changing the government by lawful means is not seditious. If you are saying that I want to change this chief minister in the next elections, you are asking people to change the government, but you are asking them to change it by lawful means, through their voting power. Okay, so you are using lawful means to change the government. You are not asking people to take up arms against the government. So in that case, it is not seditious. Okay, so the circular also said that the legal opinion of a public prosecutor must also be taken by the police authorities or the district law officer before launching a case of sedition against someone. Okay, so let us see how this sedition law has been misused. These statistics are of 2019 year, the year 2019. The National Crime Records Bureau is saying that while 96 persons were arrested for sedition in India, only 76 were charge sheeted, and just two were convicted of them. So so government thought that 96 people have committed sedition, but but in reality, only two were convicted of sedition. Okay, and 29 were acquitted. They were left because they didn't actually committed sedition as per the judiciary's opinion. Okay, so why sedition law has been opposed? People are say people based most political parties have used this sedition law to silence people who are raising voice against the government or who are criticizing the government. So the governments resort to this extreme measure of using sedition law against them. Okay, so citizens basically cannot
be put behind bars just because they are disagreeing with the state policies. So if I do not agree with what my chief minister or what my prime minister or basically what my state government or what my central government is doing, then it does not mean that I am uh, a traitor or I am against the nation. It merely means that I am criticizing the government. Okay, so it is my democratic right. So it must not invite sedition law against me. Okay, so how the government has responded? The government has remained non-committal. It has neither denied that they want to carry on with this sedition law, nor they have said that they want to uh, revoke this law. Okay, in July 2019, the government clearly said that there is no proposal yet to scrap that law. So the government has remained non-committal. So now the judiciary is intervening. Now we'll have to see how judiciary will define this law and how it will impact the future governance of our country. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक पटिशन जो फाइल हुई थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, उसको डिसमिस करते हुए ये बोला है कि ये एक मोटिवेटेड पटिशन है और उस पटिशनर के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप जो है मोटिवेटेड पटिशन लाके एक नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट को जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है. अब हम देखते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या. ये बेसिकली एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनेगी. हमारी जो सेक्रेटरीट क्या होता है, जो कि जिसमें सरकारी ऑफिस होते हैं, सरकारी कामकाज चलता है, वो भी न्यू बनेगा. और कहां पर बनेगा? राजपथ के आसपास. राजपथ क्या कौन सा एरिया? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का जो एरिया है उसके आसपास जो है ये नवी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी और कॉमन सेक्रेटरीट बनाया जाएगा. अभी क्या प्रॉब्लम है कि कुछ मिनिस्ट्रीज किसी समझ लो शास्त्री भवन में काम कर रही हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज रेल भवन में काम कर रही हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज मतलब एक तरह से वो रेंट पे काम कर रही हैं. ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो है वहां पर अभी तो सेक्रेटरीट हैं, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज उसमें क्योंकि वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है वो इनफ नहीं है, तो कुछ मिनिस्ट्रीज अलग अलग एरिया पे दिल्ली के फैली हुई हैं और उनके ऑफिस अलग अलग एरिया में हैं. कल ही जो है हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर जो है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, उनका आंकड़ा है कि हर साल हम 1,000 करोड़ रुपए रेंट में लगा रहे हैं और हमको रेंट देना पड़ रहा है इतना क्योंकि हमको मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिस हैं वो ऐसी अलग अलग जगहों पे चलाने पड़ रहे हैं जो कि सेफ भी नहीं है कि ऐसे अलग अलग जगहों पर चलाना. इसीलिए हम चाहते हैं कि एक कॉमन सेक्रेटरीट बन जाए जो कि हमारा खुद का, जिसको हम ओन करते हो, हमको रेंट जो है वो हर साल का 1,000 करोड़ रुपए बच जाएगा. ठीक है, अब इस प्लान में है क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है जो अभी साउथ ब्लॉक के पास है, आई एम सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है उसको प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है जो साउथ ब्लॉक के पास उसके पास शिफ्ट करने की इसमें बात की जा रही है. फिर जो वाइस प्रेसिडेंट का घर है उनको नॉर्थ ब्लॉक के पास कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है. वाइस प्रेसिडेंट का जो करंट रेजिडेंस है जहां पर वो अभी रहते हैं उसको डिमोलिश किया जाएगा और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो अभी हमारे सेक्रेटरीट हैं जो, उनको म्यूजियम बना दिया जाएगा. एक कॉमन सेक्रेटरीट में सारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जो ऑफिस हैं उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा. पार्लियामेंट की भी न्यू बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है, वो 64,500 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैली होगी जिसमें 808 एमपीज जो है वो लोकसभा में बैठ सकेंगे, 384 एमपीज जो है वो राज्यसभा में बैठ सकेंगे. अभी आपको पता है ना लोकसभा और राज्यसभा की कितनी टाइट सीटिंग है, मतलब वहां पर बैठने का इंतजाम ही नहीं है जितने अभी करंट हमारे मेंबर्स हैं. तो आने वाले टाइम में मेंबर्स बढ़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. तो हमारी जो अभी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इनफ नहीं है जो है मेंबर्स को हाउस करने के लिए. ठीक है, फिर जो नवी बिल्डिंग बनेगी उसमें हर पार्लियामेंटेरियन को अपना अपना सेपरेट ऑफिस भी मिल जाएगा. अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, ये कहा जा रहा है कि 2024 तक जब अगले नेशनल इलेक्शन होने हैं तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब इसको क्यों चैलेंज किया जाता है? अब बहुत ही इस देश की विडंबना है कि जो हमारे देश का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसको किसी ना किसी बहाने से पॉलिटिक्स में घसीटा जाता है और उसको जो है एक तरह से पॉलिटिसाइज करके उसको रोकने की कोशिश की जाती है. ठीक है, अब 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या बोला जाता है कि कोरोना में आपके पास पैसा नहीं है और आप 20,000 करोड़ रुपए लगा रहे हो. तो ये समझने की जरूरत है कि 20,000 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है. 5 साल 6 साल एक का जो हमारा खर्चा है वो 20,000 करोड़ का है, सिर्फ एक साल का 20,000 करोड़ का खर्चा नहीं है. और ये एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है. जितनी पहले की हमारी
जो कंट्रीज थी जो पहले कॉलोनाइज थी, उन सब ने आज़ादी के बाद अपने अपने पार्लियामेंट, अपने अपने गवर्नमेंट ऑफिस बना लिए। हम आज़ादी के बाद अभी भी वो ब्रिटिश एरा की जो चीज़ें हैं उसको लेके बैठे हैं, जो कि अब इतनी पुरानी हो चुकी हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। उनकी जो है मरम्मत में, उसकी रिपेयर में ही इतना ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इतने में तो हम अगर अब हम न्यू बना चुके होते तो हमारा इतना खर्चा बच सकता था। ठीक है, तो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं जो लोग, वो बहुत ही एक मतलब नेशनल लेवल एक प्रोजेक्ट को जो है वो आप बिना मतलब के, बिना किसी वजूद के आप उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। यही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला, इसीलिए जो है 1 लाख का जुर्माना लगा के इस पटिशन को खारिज कर दिया है। ठीक है, सो नाउ वील सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. So the Delhi High Court has dismissed a petition which was challenging the construction of Central Vista project, and the Delhi High Court has observed that this petition was malevolent, and it was not in the interest of the nation to entertain this petition. So Delhi High Court has also imposed a penalty of 1 lakh rupees against that petitioner who was trying to stop this project of national importance. So what is this Central Vista project? We'll have to see this. Okay, so this is basically a redevelopment project in which we are going to construct a new parliament building, a common secretariat. What is a secretariat? Basically all our ministries and our governments, government functioning of union government is conducted in secretariats. These secretariat will be a common secretariat. What is happening at this moment is we have a dispersed level of secretariat, where some ministries are working in North Block, some ministries are working in South Block, some ministries are working in Shastri Bhavan, some ministries are working in Rail Bhavan, and so on. So they are dispersed all over Delhi, and there is no common area where all ministries of the union government are functioning at this moment. So this project wants to provide a common space for all the union government ministries so that they can function in effective coordination with each other. Okay, so now the project wants to construct a common secretariat, a new parliament building along the Rajpath. Okay, so which is this Rajpath area? This is basically a stretch between Rashtrapati Bhavan and India Gate. So you have already seen that also in news channels and all. If you are living in Delhi, then you would be knowing it. Then this area will be used for the construction of new parliament building and a common secretariat. So the plan involves that the prime minister's residence will be shifted to near the prime minister's office, which is near the south block at this moment, and vice president's house will be constructed to closer to north block, and these north block and south block will be dismantled and they will be converted into museums. So at this moment north block and south block are serving as secretariats for some ministries, but now they will be converted into museum, and all these ministries which are dispersed all over this the city of Delhi, they will be basically controlled at a central level, or uh, they will have a common secretariat which will be constructed near this Rajpath. Okay, so this parliament building is so huge, it is almost 64,500 square meters, that it will be able to seat almost 888 MPs in Lok Sabha and 384 MPs in Rajya Sabha. All these parliamentarians will get their separate offices in the new complex. If you've seen the current parliament building, which is constructed by the British people, that building is so narrow that the current members, almost 550 MPs in Lok Sabha, I'm saying 550 MPs because the two Anglo-Indian members are not going to be nominated again, so that's why I'm using 550 MPs now. So these 550 MPs of Lok Sabha and 250 MPs of Rajya Sabha, they are uncomfortable in that small building. There is so narrow chambers, the gallery is so narrow, people cannot sit in that area, not many people can sit in that area. There is so much repair that it goes on in that building. So government wants to save all that money. Basically almost 1,000 crore rupees is spent in repairing and rent
purposes of the for these secretariat and parliament building. Okay, so the government is thinking that why we are wasting this 1000 crore rupees per annum. Why not have a and why not have an entire parliament building and the common secretariat redeveloped into the heart of New Delhi. Okay, so this project is expected to be completed by 2024. Why was this project challenged? There have been spurious allegations against the government for constructing this project. Unfounded allegations have been made. Some it has been politicized unnecessarily. All these statements that I'm making right now, they're all a part of the of an editorial that I have shared with you. You can read that editorial in the editorial simplified section इन दिस एंटायर PDF. सो मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि मैंने आज आपको एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर ही एक एडिटोरियल जो है वो शेयर किया है. वो लिखा किसने है? हमारे जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था कुछ टाइम पहले. बट वो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर. अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको यूज़ कर सकते हो उस एडिटोरियल को, इसलिए मैंने आपको वो शेयर किया है आपको एक तरह से कंसाइज फॉर्म में. तो उसको आप रीड ज़रूर करना, आपको ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी एक नॉलेज मिल जाएगी. ठीक है. So now let us see this topic, next topic. This topic is One Nation, One Standard. So RDSO, Research Designs and Standards Organization under the Railways Ministry, has become the first institution to be declared SDO under One Nation, One Standard. So जो RDSO है वो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन बना है जो कि SDO क्या है? स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो ये स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया है. ये हमारा जो RDSO है जो कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम में. ठीक है. अब ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का है. तो इसको हम देखते हैं ये है क्या. जैसे हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम थी, वैसा ही ये एक मिशन रखा गया है जिसको सितंबर 2019 में रखा गया था और कहा था कि हम पूरे देश में एक ही क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं. अभी क्या होता है, कुछ स्टेट में जो है अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्टेट में अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और दोनों की स्टेट जो क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. ठीक है. तो इसीलिए कहा जा रहा था कि पूरे देश में एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकें, उसको उस क्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया जा सके. इसीलिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो है ये स्कीम जो है इसको मिशन को लेके आया गया है. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सारी जगह पे. पूरे इंडिया में जो भी आप प्रोडक्ट देखोगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो एक ही तरह की मिलेगी आपको. चाहे आप बंगाल में, आप अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, अगर आप बंगाल में से एक रेडियो खरीदते हो तो उसकी जो क्वालिटी होगी वही आपको हरियाणा में भी मिलेगी. अगर हम वन नेशन वन स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो अभी क्या होता था, नहीं तो कि उन स्टेट की क्वालिटी का में डिफरेंस होता था. अभी जो हमारी दूसरी स्टेट है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता था क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग होते थे. अब इस मिशन के बाद जो है जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये स्टैंडर्ड सेट करेगा और सारी स्टेट्स को वही जो है सारी स्टेट्स जो है वो स्टैंडर्ड को वही मेंटेन करेंगी. ठीक है. अब इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स आएंगे तो इंप्रूवमेंट होएगी स्टैंडर्ड में, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होएगी. ठीक है. तो इसीलिए ये मिशन को लाया गया है. अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को देखते हैं. सिर्फ यही एक ऐसी नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करती है. अब ये आती किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको. ठीक है. कि मिनिस्ट्री ऑफ की जो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है इसको जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. आपको एक ये क्वेश्चन में डाल सकते हैं स्टेटमेंट. ठीक है. अब बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि स्टैंडर्डाइज करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और क्वालिटी सर्टिफिकेशन करना गुड्स की. ठीक है. अब एक एक्ट भी बनाया गया था 2016 में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, और इसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि वो BIS के अलावा भी किसी अथॉरिटी को जो है वो स्टैंडर्ड या क्वालिटी सर्टिफिकेशन देने के लिए जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं BIS के अलावा. ठीक है. इससे क्या होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर रिपेयर और रिकॉल. अगर कोई जो है प्रोडक्ट जो इंडियन जो BIS के स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो कर रहा तो उसको रिपेयर और करके देना पड़ेगा और उसको सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा. समझ लो जो रेडियो ने अगर
जो हमने खरीदा था बंगाल से, अगर वो BIS स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो किया हुआ उसने, तो उस मैन्युफैक्चरर को, जिसने बनाया है वो रेडियो, उसको वो रिपेयर करके और रिकॉल करके शायद नवा आपको रिप्लेस करके देना पड़ेगा, अगर वो स्टैंडर्ड्स को उसने फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. One nation, one standard. So RDSO, Research Design and Standards Organization of Indian Railways, has become the first institution to be declared standard developing organization under one nation one standard scheme. Okay, so what is one nation one standard scheme? It comes under Department of Consumer Affairs basically, uh, because it is implemented by BIS. So BIS is under Department of Consumer Affairs. So this department and this BIS is implementing this scheme. It was first thought through in September 2019, and it was designed on the line of one nation one ration card scheme. Okay, so the objective is that at this moment currently we have different standards in all our states, rather at the district level also. Okay, so the government wants that we should follow one quality standard for one product around the country. So if you buy a radio from West Bengal, and if you buy the same radio in let's say Himachal Pradesh, then there should not be any quality standard difference in these products. Okay, if there at this moment we have different standards, so there may be some difference, but under this one nation one standard scheme, the government wants to converge multiple standards with BIS. Okay, so now BIS will be a recognized national body for standardization in India. It will bring uniformity in quality of products around the country. Okay, so let us see what is Bureau of Indian Standards. It is currently the only national body which frames standards for the country. Okay, it comes under Ministry of Consumer Affairs. We have already discussed this. So it is basically it is responsible for harmonious development of activities of standardization, marking, and quality certification of goods. So you may already know that whenever you buy a product, you can see that they have a BIS mark in case of certain products. So the government wants to expand the range of those products, and they want a uniform standard for the entire country. They also passed a BIS Act of 2016, under which the central government was empowered that they can appoint any other authority apart from BIS to verify the quality of products and see if they conform to the national quality. Okay, so there is also a provision that in case the products that you have bought, they do not conform to the standard mark set by the BIS, then that manufacturer will have to recall that product, and they will have to get it repaired or get it replaced until they start following the uniform standards that have been set by BIS. Okay, so now let us see the next topic, which is 3-child policy. तो चाइना की जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है, उसकी वजह से ही जो है चाइना ने जो उनकी 1-child पॉलिसी, जिसको बाद में उन्होंने 2016 में चेंज करके 2-child पॉलिसी कर दिया था, अब जो है उन्होंने उसको कर दिया है कि अब जो मैरिड कपल हैं वो 3 बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1980 में जो डेंग जियाओपिंग वहाँ के उस टाइम पर लीडर थे, चाइना के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा था कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, इसलिए हमको 1-child पॉलिसी लानी पड़ेगी। मतलब एक जो कपल है, मैरिड कपल, वो एक से ज़्यादा बच्चा नहीं कर सकता अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि इस एक पॉलिसी की वजह से वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज आने लगा, बहुत ज़्यादा लोग बूढ़े होने लगे, क्योंकि उनके अगर वो एक बच्चा करते थे, अगर वो बच्चा नहीं जिंदा बचा, मर गया कुछ टाइम बाद, तो वो दूसरा बच्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर एजिंग होने लग गई, पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़े जो है वो बहुत मतलब एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो उनकी मात्रा ज़्यादा होने लग गई, और यंग पीपल जो है वो कम होने लग गए। फिर क्या हुआ 2016 में, जब उन्होंने देखा कि बहुत एजिंग हो गई है पॉपुलेशन में, डेमोग्राफी खराब हो रही है, तो उन्होंने इस रूल को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ने ये अलाउ कर दिया, लेकिन उससे भी देखा गया कि कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई, और उससे डेमोग्राफिक क्राइसिस जो है, जो एजिंग पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक क्राइसिस है कि बूढ़े ज़्यादा हैं और बच्चे कम है, उसमें कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं आया। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने वहाँ पर सोचा है कि इसको बदलकर 3-child पॉलिसी हम लेके आते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2016 से लेके 2021 5-6 साल में आप जब कुछ नहीं बदल पाए, तो ये जो है 3-child पॉलिसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि असली मुद्दा
ये 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड या 3 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। असली मुद्दा है हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मैरिड कपल है वो करना ही नहीं चाहते आगे बच्चे, ठीक है, वो आगे अपनी फैमिली बढ़ाना ही नहीं चाहते। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, उनको आपस में एक दूसरे को टाइम देने को नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि वो अपनी फैमिली को बढ़ाना ही नहीं चाहते। ये असली मुद्दा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी, मैंने आपको बताया था कि 1980 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि इंसेंटिवाइज किया फैमिलीज को कि आप सिर्फ 1 चाइल्ड जो है उतना ही करो, ठीक है। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स उन्होंने अवेलेबल कराए, सैंक्शंस लगाने शुरू किए, जो इस पॉलिसी को वायलेट करते थे उन कपल्स के ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू किए। इवन फोर्स्ड अबॉर्शंस, स्टेरिलाइजेशन, ये सब तक भी उन्होंने किया। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने बहुत खुश हुए चाइनीज़ ने कहा कि हमने तो 40 करोड़ बच्चे नहीं पैदा होने दिए, वरना अगर हम ये पैदा हो जाते तो हमारे को फूड और वाटर शॉर्टेज हो जाती, फूड क्राइसिस आ जाता। हमने 40 करोड़ पॉपुलेशन बचा ली बॉर्न होने से। उस टाइम तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन जो है बाद में उससे उनको पता लगा कि सेक्स रेशियो खराब हो गई, क्योंकि वहां पर जो है लोग प्रेफरेंस मेल चिल्ड्रन की करने लगे कि जब एक ही बच्चा कर सकते हैं तो लोगों ने सोचा कि सिर्फ मेल होना चाहिए वो। तो वो क्या करते थे, अबॉर्शन कराने लग गए कि अगर उनको लगता था कि जो उनका एक बच्चा है वो अगर फीमेल हो रहा है तो वो अबॉर्शन करा लेते थे, ठीक है, क्योंकि एक ही बच्चा रख सकते हैं। तो उससे जो है वहाँ पर मेल जो है वो स्क्यूड सेक्स रेशियो हो गई, मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, फीमेल की कम हो गई है। उससे जो है पॉपुलेशन जो है आगे और ख़राब हो रही है, एजिंग ज़्यादा हो रही है। असली मुद्दा, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, ये 3 चाइल्ड पॉलिसी करने से नहीं होगा रिजॉल्व जब तक वहाँ पर जो है ये राइजिंग हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसकी वजह से लोग फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन महंगी है, और जो है उनके, अब सोचो, जो मैरिड कपल है उनके एजिंग पेरेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत जो है वो मतलब बूढ़े हो चुके हैं, तो वो उनको संभालने, क्योंकि बहुत महंगा है वहाँ पर रहना, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो वो अपने पेरेंट्स को जो है वो जो है संभालना प्रेफरेंस देते हैं, वो आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते हैं जो मैरिड कपल हैं, ठीक है। अब क्योंकि लोगों को इतनी आदत पड़ गई है 1 चाइल्ड पॉलिसी की, तो ये उनकी साइकी में आ गया है, वो 1 चाइल्ड से ज़्यादा वैसे भी नहीं करना चाहते हैं। तो जब ये देखा उन्होंने कि 2 चाइल्ड पॉलिसी हमने अलाउ कर दी है 2016 के बाद से, तब भी लोगों ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को जो है वो छोड़ा नहीं, क्योंकि वो उनकी साइकी में आ चुका है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से ये चीज़ चल रही है, तो अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। So now let us see this topic in English. So the China, after seeing that their population growth is declining, so China has basically changed their uh, child policy, which they had a 1 child policy in 1980. And they saw that this policy was creating some problems of demography, and the population was getting the population was aging very fast. The sex ratio was getting skewed in favor of males. So the government of China in 2016 introduced 2 child policy. They thought that this will stabilize the population, and this rapid aging of their population will be resolved. But no, with the recent review of this census data, they have come to the conclusion that this 2 child policy has not made any amendments to the previous policy, and it has not been beneficial. So they have introduced now this 3 child policy. But skeptics are saying that this will also be a failure, because the real issue is not 1 child, 2 child, or 3 child policy, but higher cost of living and long working hours. So because of higher cost and living, the married couple are not favoring having a child, or basically having more than 1 child, or rather having even a single child. So they just don't want to uh, increase their expenditure, because it is very costly to live in China at this moment. They have long working hours, so they don't have much time for their families. So that's why they are preferring that they must not continue with their family life because of these problems. Okay, so as I've told you, in 1980 1 child policy was introduced by President Deng Xiaoping, and initially they gave incentives, financial incentives to the families that were for to continue with just 1 child. They gave contraceptives, they made it widely available. They even imposed some sanctions against those people who violated this 1 child policy. So
Initially they were very happy that they prevented the growth, they prevented the birth of basically more than 40 crore people or 40 crore children. But later on they realized that this policy adversely affected their population. It adversely affected their demography, because because you could only have a single child, so people were preferring that that single child must be a male. And if the, and when they if there that single child was a female, then people were resorting for abortions. So this policy of single child created a skewed sex ratio towards male, and it also led to uh, aging of population very fast than before. That's why the Chinese government in 2016 revised that policy. They have revised it even now in 2021 after seeing the census data. But skeptics are saying that this will not make any difference, because the real problem lies in rising costs of living, education, and supporting of their aging parents. So there is also an issue, a psychological issue, that since 1980 there was one child policy. So it has been retained by the psyche of these married couple. They just don't want to expand their family beyond one child. So even if the government has allowed them to have a two child or three children, they do not want to expand beyond one child, because it is already very costly to live in China. The education is very costly, and they have the responsibility of their aging parents also. So the married couple do not want to expand their family, and this is why it is creating a problem for their population. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.